हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HPR क्लासेस पर, जहां पढ़ते हैं आप इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो फिजिक्स की वीडियो थी वो थी आपकी कि कूलाम का नियम पढ़ा था सबसे लास्ट में। अब आगे जाता है आगे के कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो यह है आपका टॉपिक, कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। देखिए ज़रा, इसे लिखते कैसे हैं। तो कूलाम के नियम में आपने लास्ट में निकाला था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अगर इसका सदिश रूप लिखना चाहें, क्योंकि बल कैसी राशि एक सदिश राशि होती है, इसीलिए इसे क्या कर सकते हो, और सदिश दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। जब इधर वेक्टर लगा दें तो इधर क्या कर देते हैं, आर का कैप कर देते हैं, जो प्रदर्शित करता है डायरेक्शन को। अब देखिए ज़रा, क्योंकि आप इसे इतना भी लिख सकते हो और दूसरे अगर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये हो सकता है कि एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या होता है, जब आप जानते हो कि आर का कैप निकालते हो तो कितना निकलता है कि आर वेक्टर निकलता है, और अपोन में क्या हो जाता है, आर का मोड। और मोड को कैसे लिख सकते हो, आर का मॉडुलस जो होता है तो वो कितना हो जाता है, आर। इसीलिए जब एक आर नीचे आएगा तो आर की पावर कितनी है, यहाँ पे 2, और एक और आ जाएगा तो गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसे यहाँ पे लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, देखिए ज़रा, यहाँ पे लिख दोगे कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन ये इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये हो जाएगा अब वेक्टर, यानी ये होता है एफ वेक्टर, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, आर का कैप कर देते हैं। अब देखिए ज़रा, चूंकि आप जानते हो, चूंकि क्या हो जाता है कि आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर, और अपोन में हो जाता है आर का मोड। और आर का मोड बराबर लिख सकते हैं हम किसके, आर के। इसीलिए या कैसे लिख सकते हो इसे, या लिख सकते हो आप एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर दोगे, इसका वेक्टर हो जाएगा। और जब यहाँ से आर कैप की जगह कितना रखोगे, आर वेक्टर रखोगे, और अपोन में कितना आ जाएगा, आर। तो एक आर ये है, और ये कितने हैं, आर की पावर 2 है, और गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मिल जाता है हमें एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर की क्यू, और ऊपर हो जाता है आर वेक्टर। ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। आगे चलते हैं। देखिए, आगे होता है एकांक आवेश की परिभाषा। किसके, एकांक आवेश की परिभाषा। यहाँ पे लिख दोगे एकांक आवेश, एकांक आवेश, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज। अब देखिए जरा, यूनिट चार्ज होता क्या है। तो यूनिट चार्ज होता है आपका, देखो जरा, अब यूनिट चार्ज की अगर परिभाषा की बात करने लगे तो यूनिट चार्ज होता है कि एकांक आवेश वह आवेश है जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखे दो वायु या निर्वात में समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा डेफिनेशन में, एकांक आवेश, एकांक आवेश वह आवेश है, वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सजातीय, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 गुणा
10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं क्या कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है। अब देखिए जरा, ये हो गया एकांक आवेश। और आवेश का जो मात्रक होता है तो नीचे लिख दोगे आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम ये होता है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक व विमा। देखिए जरा, आप जानते हो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम में आपने क्या पढ़ा था? तो कूलाम के नियम में पढ़ा था कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है। अब यहाँ से अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? एप्सिलॉन नोट की, यानी वायु या निर्वात की क्या होती है? जो विद्युतशीलता है। अगर हम एप्सिलॉन नोट को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ऊपर लिख दोगे कूलाम के नियम से। सही तरीके से इसे कैसे लिखोगे? देखिए जरा, यहाँ पे लिख दोगे कूलाम के नियम से हम जानते हैं कूलाम के नियम से कितना होता है? तो ये होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है। हमें क्या निकालना है? एप्सिलॉन नोट को निकालना है, क्योंकि इसकी क्या निकालना है? हमें मात्रक और विमा निकालनी है। एप्सिलॉन नोट को जब इधर ले जाओगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जबकि F कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में। अब देखिए जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ चला गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? F। और आगे देखिए जरा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसका क्या निकालना है? हमें मात्रक निकालना है। पहले इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे लिख दोगे एप्सिलॉन नोट का मात्रक बराबर कितना हो जाएगा? देखिए जरा, 1/4π तो कैसी राशि है? कांस्टेंट है, जो कि कैसी रहती है? बिल्कुल अचर है। यानी कि इसे कह सकते हैं कि इसका जो मान है कभी भी बदलता नहीं है। अब आगे ऊपर आते हैं कि क्या है? ये आवेश है और ये भी क्या है? आवेश है। जब एक आवेश और एक आवेश होंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 आवेश हो जाएंगे। लेकिन उनका क्या है? ये गुणा में है, और गुणा में होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कूलाम। अभी बताया मैंने आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन 2 हैं तो क्या हो जाएगा? कूलाम² बटे में। अब देखिए जरा, F है, F नीचे है, तो F का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि यह है बल, न्यूटन। और आगे देखिए जरा, ये क्या है? R कोई दूरी है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर। और इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसका मात्रक क्या होता है? ये होता है कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अब चलते हैं किसके लिए? इसकी विमा के लिए। यहाँ पे लिख दोगे फिर अगली लाइन में एप्सिलॉन नोट की विमा। एप्सिलॉन नोट की विमा देखिए होती क्या है? तो ऊपर क्या लिखोगे? पहले ऊपर लिखोगे आवेश की विमा, और इसकी भी पावर कितनी है? 2 है। नीचे लिख दोगे न्यूटन, यानी कि बल की विमा, और गुणा में हो जाएगा दूरी की विमा। अब आप जानते हो आवेश का जो विमा होती है, तो आपने पढ़ा होगा I बराबर Q अपॉन
टी होता है। तो आई क्या चीज़ है? धारा, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसे प्रदर्शित कर देते हैं ए से। टी क्या है? टाइम है, और टाइम का प्रतीक होता है टी, तो बराबर क्या हो जाएगा? और इधर क्या बचा? क्यू, तो आवेश के जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी? ए टी। यहाँ पे कितना रख दोगे? तो यहाँ पे रख दोगे ए टी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। ऊपर नीचे देखो अब जरा, ये हो गई बल की विमा, और बल की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है एम एल और टी माइनस 2, ये होती है बल की विमा। तो बल की विमा भी यहाँ पे लिख दोगे, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 होता है। और देखो जरा, ये क्या है फिर? दूरी, और दूरी का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है, तो यहाँ पे दूरी का प्रतीक क्या होता है? एल होता है, यानी कि लेंथ। यहाँ पे कर दोगे कितना? एल हो जाएगा। अब इन्हें क्या करोगे? जो नीचे हैं ऊपर ले जाओगे, और जब ऊपर ले जाते हैं तो नीचे की जो घातें होती हैं, अगर माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, और अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। आगे चलते हैं, देखिए जरा कितना हो जाएगा। अब पहले तो किसे रख दोगे? जब m को ऊपर को ले जाते हैं तो कितना मिल जाएगा? m इनवर्स आ जाएगा। आगे देखो जरा, आगे l है, l कितने? यहाँ पे 1 हो गया ये, और 1 हो गया ये, तो इसकी l की पावर कितनी हो जाएगी? 2। जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? l माइनस 2 हो जाएगा। अब t की पावर नीचे कितना है? तो t की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर है, और ये कितना है? l है, तो कितने हो जाएंगे? l की पावर 3 हो जाएगा, वो भी ऊपर जाके माइनस में। आगे देखिए जरा, ये कितना है? t की पावर -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? a भी रहेगा और t भी, और t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लेकिन नीचे से जब ऊपर को जाते हैं तो किस में जाते हैं? प्लस में, क्योंकि नीचे माइनस में है, और जब ऊपर पहले से 2 हैं और 2 ये जाएंगे तो कितना हो जाएगा? t की पावर हो जाएगा 4। ऊपर क्या बचा? a बचेगा, ये हो जाएगा a। ये होता है किसकी? एप्सिलॉन नॉट की विमा। m इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे l की पावर कितनी हो गई? ये 3 हो गई, जो कि ऊपर जाके किस में चली जाएंगी? माइनस में। और t की पावर ऊपर कितनी है? 2 है, और नीचे कितनी है? ये इसका कर दोगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितनी है? इसकी पावर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा देखिए, अगला टॉपिक होता है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल में या गुरुत्वीय बल में तुलना। देखिए जरा, अगला टॉपिक है हमारा क्या? वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल में तुलना। अब इनमें तुलना क्या होती है, यानी कि समानताएं क्या हैं और इसके अंतर क्या क्या हैं। आप जानते हो, तो गुरुत्वीय बल तो आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? कक्षा 11 में पढ़ा था। जो होता कितना है? तो F बराबर होता है G, और यहाँ पे होता है m1 m2, और अपोन में होता है r²। ये होता है m1 m2 अपॉन r², इतना होता है। ये तो होता है गुरुत्वीय बल, और आपने अभी निकाला है वैद्युत बल कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट निकाला है, और यहाँ पे क्या था? Q1 Q2, और अपोन में हो जाएगा r²। अब देखिए, इनमें क्या देखनी है? हमें तुलना करनी है, तो यहाँ पे लिख दोगे ऊपर। अब इसके आधार पर ही अगर देखा जाए तो गुरुत्वीय बल में क्या है? दूरी के वर्ग के कैसे होते हैं? दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये वाले किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ये वाला केवल आवेशों पर निर्भर करता है। ये वाले जो होते हैं तो केवल और केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। अब देखिए जरा, इसकी तुलना कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले डाल देंगे समानताएं। क्या डाल दोगे? समानताएं। समानताएं, देखिए समानताएं क्या थी? पहला पॉइंट हो जाएगा समानताएं। तो दोनों बल कैसे हैं? केंद्रीय बल तथा संरक्षी बल हैं। यहाँ पे लिख दोगे पहला, दोनों बल केंद्रीय तथा संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल हैं। आगे देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि दोनों ही दूरी के वर्ग के किसका करते हैं? व्युत्क्रमानुपाती के नियम का पालन करते हैं। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं।
दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। ये हो गई इसकी समानताएं। अब आगे डालते हैं इसका अंतर क्या है। यहां पे डाल दोगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अंतर। अंतर देखिए अंतर क्या क्या होते हैं इसमें। तो ये वाला जो पहला वाला जो बल है यानी कि बेधुत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, और जबकि गुरुत्वीय जो बल होता है वो केवल और केवल होता है आकर्षण प्रकृति का। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा, पहले पॉइंट में लिख दोगे बेधुत बल, वेधुत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, दोनों प्रकृति का होता है, जबकि जबकि गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, होता है। देखिए पहला पॉइंट हो गया इसका कि बेधुत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वीय बल केवल कैसा होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, केवल और केवल कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। देखिए जरा अब इसका दूसरा पॉइंट लिखने लगे तो दूसरा पॉइंट जो होता है तो बेधुत बल जो होता है गुरुत्वीय बल से बहुत ज़्यादा अधिक मजबूत होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो सबसे कमजोर बल होता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि बेधुत बल, वेधुत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक मजबूत होता है, अधिक मजबूत होता है, होता है, अधिक मजबूत होता है। अगर इसका तीसरा पॉइंट जो होता है अगर इसे लिखना चाहो तो क्या कर सकते हो, अंतर में कर सकते हो कि गुरुत्वीय जो बल होता है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, और जबकि बेधुत जो बल होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका बेधुत बल गुरुत्वीय बल से अधिक मजबूत होता है। अब आगे देखिए जरा, इतने क्या है कि ये हो गया बेधुत बल तथा गुरुत्वीय बल में तुलना। अगला जो पॉइंट है हमारा या अगला जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक लिख देंगे अगला टॉपिक है आपका कि अगर हों कई सारे आवेश हों, कैसे हों, कई सारे आवेश हों तो उसे क्या कहेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखिए जरा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इतने। देखिए जरा अगला जो अध्यारोपण का सिद्धांत, ऑब्जर्व्ड प्रिंसिपल बोल देते हैं इसे। देखिए जरा ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, आखिर है क्या चीज़। तो आपने मान लिया कि एक ऐसा निकाय है जिसमें कि बहुत सारे आवेश क्या हैं, रखे हुए हैं, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो अलग अलग आवेश और दोबारा लगाए गए बल के परिणाम के कैसा होता है, योग के बराबर होता है। तो इसे अगर थ्योरी में कैसे लिखोगे, इसे लिख सकते हो अध्यारोपण के सिद्धांत में, यदि कोई निकाय, यदि कोई निकाय, कोई निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से, अनेक आवेशों से मिलकर बना हो, बना हो, बना हो तो उसके किसी, उसके किसी एक आवेश पर, एक आवेश पर
लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। देखिए जरा, ये कह रहा है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना हो तो उसके किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के कैसा होता है, बराबर होता है। अर्थात अगर बात करने लगे कि यहाँ पे क्या है, कोई सिस्टम बना हुआ है, यानी कि एक निकाय है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक Q1 आवेश रखा हुआ है। अब ये ऐसे करके क्या बना दिए जाए, अगर आवेश बना दिए जाए, ये यहाँ पे क्या रखा है, Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे मान लो Q4 है और यहाँ पे Q5 है। और ऐसे करके अगर बहुत सारे निकाय यानी कि बहुत सारे आवेश मान लिए जाएं, n मान लिए जाएं, तो n हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q6 आ जाएगा। आगे देखिए जरा, अब क्या है कि ये इस पर क्या लगाएंगे, इस वाले पर बल लगाएंगे। अब इस वाले पर जो बल लगाएंगे तो जितना इस पर बल लगेगा वो सबके योग के कैसा होता है, बराबर होता है। अब देखिए जरा, इसे लिखेंगे कैसे, आगे लिख लोगे कि माना कि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यानी कि कितने आवेशों से, n आवेशों से मिलकर बना है। यहाँ पे लिख लोगे माना कि एक निकाय अनेक आवेशों, एक निकाय n आवेशों से मिलकर बना है। अर्थात Q1 Q2, Q3 Qn। माना कि ये दे रखा, माना कि एक निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, अर्थात Q1 Q2 Q3 और Qn से। आगे देखिए जरा, अब अगर हम बात करने लगे कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो अगर इनके बीच की दूरी की बात करने लगे, आप ऐसा मानो कि यहाँ पे क्या माना आपने, Q1 माना है, लेकिन पहले से क्या होगी, दूरी होगी, और इसकी भी क्या होंगी, ये दूरी होंगी। तो यहाँ पे अगर इस वाले की बात करने लगोगे Q2 की, तो इसका जो हो जाएगी दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, R12 वेक्टर। ये हो जाएगा, इसके सापेक्ष जो दूरी है वो इतनी हो जाएगी। और अगर इस पे बल की बात करने लगे तो बल की बात कैसे करेंगे, तो F वेक्टर और 1 2, यानी कि दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल। आगे देखिए जरा, अब इसमें कैसे करोगे, तो यहाँ पे कर दोगे, ये तो दे रखा है। आगे देखिए, यहाँ पे लिख लोगे आवेश Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बल क्रमशः क्या हो जाएंगे, F12 वेक्टर हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, F13 हो जाएगा, और आगे डॉट डॉट करके ऐसे ही चलते रहेंगे तो कितना हो जाएगा, F और 1n वेक्टर, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए जरा, हमने इनके जो सापेक्ष दूरी मानी है, Q1 से अलग अलग आवेशों के बीच की जो दूरी मानी है, तो वो कितनी मानी है, क्या R1 वेक्टर मान लो, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, R13 हो जाएगा। तो ऐसे करके इस पर क्या लिख देंगे आगे, यदि Q1 से आवेशों की Q1 के लिख दियो यहाँ पे, यदि Q1 के सापेक्ष स्थिति कितनी हो, तो स्थिति हो अगर R12 वेक्टर, और आगे कितना हो जाएगा, ऐसी क्रम से लिखते जाओगे, R13 हो जाएगा और आगे हो जाएगा R14, ये हो जाएगा, और डॉट डॉट कहाँ तक चलते रहेंगे, R1n वेक्टर तक, ये हो जाएगा। आगे देखिए जरा, अब आगे क्या करोगे, जब इतना हो तब
परिणामी बल, तब परिणामी बल, परिणामी बल कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F वेक्टर और बराबर कितना आ जाएगा F12 वेक्टर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा F13 वेक्टर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा F14 वेक्टर हो जाएगा और प्लस आगे डॉट डॉट करके कहाँ तक चलते रहोगे F वेक्टर और 1n हो जाएगा। आगे देखिए जरा, जब इसकी वैल्यू रखोगे तो F के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो आ जाएगा F वेक्टर और बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे आवेश कितना था पहला वाला Q1 और ये हो जाएगा कितना Q2। यहाँ पे नीचे क्या लिख दोगे, जब सदिश रूप लिख रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 और इसकी पावर कितनी हो जाती है 3। यहाँ पे लिख दोगे R12 का वेक्टर हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओगे और 1/4 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 और अपोन में कितना आ जाएगा, ये सदिश रूप लिख रहे हैं। आगे देखो जरा कितना हो जाएगा 1/3 और इसका क्या आ जाएगा नीचे Q, क्योंकि पावर कितनी बन जाती है जब सदिश रूप में होता है तो 3 हो जाती है। और आगे देखिए जरा, ये हो जाएगा 1/3 और इसका हो जाएगा वेक्टर प्लस डॉट डॉट ऐसे करके चलते रहोगे और कहाँ तक जाना है, हमें n तक जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपोन में क्या हो जाएगा R और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो n आ जाएगा 1n और इसका क्या हो जाएगा पावर 3। आगे देखो ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1n और इसका हो जाएगा वेक्टर। अब इस सगरे में से अगर देखना चाहो तो कुल पदों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा कि Q1 भी कॉमन आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। आगे देखिए जरा, इसे कैसे लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसे कर दोगे Q1। अब ऊपर बचेगा क्या चीज़, तो यहाँ पे बचेगा Q2 अपोन में R12 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या है R12 और ये हो जाएगा वेक्टर प्लस। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी यहाँ पे कितना लिखना तुम्हें 3 हो जाएगा 3। आगे देखिए जरा, Q1 तो पहले से कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे हो जाएगा Q3 और अपोन में कितना हो जाएगा R13 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। ऊपर लिख दोगे कितना 1 3 और ये हो जाएगा वेक्टर। आगे डॉट प्लस में क्या कर दोगे डॉट डॉट और आगे मिल कितना जाएगा, तो आगे जाके मिल जाएगा हमें Qn, यहाँ पे भी कितना कर दोगे n, ये हो जाएगा Qn और अपोन में क्या हो जाएगा R1n और इसकी पावर कितनी है 3 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे R1n और इसका हो जाएगा वेक्टर। ये होता है, देखिए ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। देखिए अगला टॉपिक है सतत आवेश वितरण। अगला टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि अगर किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं और आवेश जो है उस पर कैसा हो, एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे कहते हैं एक समान आवेश वितरण। देखिए जरा इसका लिख दिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जरा ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि चार्ज कैसा होगा, सतत रूप से वितरित होगा। वितरित का मतलब होता है बंटना। आगे देखिए जरा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश यदि एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित हो, वितरित हो, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं, वितरण कहते हैं।
देखिए यह है कि किसी चालक को दिया गया आवेश यदि एक समान रूप से वितरित हो तो सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पे लिख दोगे इसे सही है, इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। आगे ये सतत आवेश वितरण जो होता है तो 3 टाइप से होता है, क्योंकि क्या होता है कि उसकी लंबाई के अनुदिश भी होता है और किसके पृष्ठीय आवेश के लगभग भी होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो क्षेत्रफल के अनुदिश भी होता है और एक होता है आयतन के अनुदिश। तो देखिए जरा, पहला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है कि रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं पहले को? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे इसे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जरा, ये होता क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, यह है रेखीय आवेश जो घनत्व होता, हमको थोड़ा काटना पड़ेगा हैं, हाँ वो कर लेंगे ना। ना है तो इसका ही रेखीय आवेश वितरण होगा। मैंने देखिए जरा, रेखीय आवेश जो होता है, रेखीय आवेश वितरण, तो ये 3 टाइप से होता है। पहला तो होता है आपका कि रेखीय आवेश वितरण यानी कि लाइन के अनुदिश होगा, और दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। अब देखिए जरा, पहले को अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो पहले को लिख लेते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण होता क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जरा, ये क्या होता है? तो आपने मान लिया कि किसी भी चालक को आवेश दिया और आवेश उसके क्या हो गया कि एक समान रूप से उसकी लंबाई पर समान रूप से फैल गया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखोगे, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इस वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए जरा, यह है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इस वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है कि अगर एकांक लंबाई पर हो जाए, मान लिया कि कोई चालक है और उसकी लंबाई है, तो उसकी अगर एकांक लंबाई पर जितना जो आवेश होगा, एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है, उसे क्या कहते हैं? हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे किससे प्रदर्शित कर दें? लैम्डा से। आगे देखिए जरा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? यह है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी। आगे देखिए जरा, तो यहाँ पे लिख दोगे चालक की
चालक की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं तथा इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जरा, यह है रेखीय आवेश घनत्व, यानी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं तथा इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अगर फॉर्मूले की बात आ जाए तो यहां पे लिख दोगे, माना कि चालक की अल्पांश लंबाई dl को दिया गया आवेश dq हो, तब रेखीय आवेश घनत्व कितना हो जाता है? तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है, मैंने बताया अभी किससे प्रदर्शित करते हैं इसे, लैम्ब्डा से, और लैम्ब्डा बराबर होता है dq/dl, यानी कि प्रति एकांक। ये इसीलिए कहा है कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसकी अगर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक लिखना चाहें तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कितना हो जाएगा? देखिए जरा, ऊपर क्या है, ये आवेश है, डी क्यों लगाया है? डी होता है अल्पांश लंबाई के लिए। किसके लिए होता है? अल्पांश लंबाई के लिए। तो ये भी क्या है, अल्पांशी चार्ज जाएगा जब अल्पांश लंबाई है। तो आगे देखिए जरा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर होता है आवेश, और आवेश का मात्रक मैंने बताया क्या होता है, कूलॉम, और नीचे क्या है, लंबाई चालक की, और लंबाई को किस में प्रदर्शित करते हैं, मीटर से, यानी कि क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कूलॉम प्रति मीटर हो जाएगा। आगे देखिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर इसके ही। पहला हो गया रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा बताया था मैंने आपको पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिए जरा, पृष्ठीय आवेश वितरण, यहां पे दूसरा हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। इसे इंग्लिश में कह देते हैं चार्ज, इंग्लिश में लिख लो, ये हो जाएगा चार्ज सरफेस, कर लो पहले सरफेस, SURFACE, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जरा, ये होता क्या है, तो जैसा आपने अभी लिखा है रेखीय आवेश वितरण, तो रेखीय आवेश क्या है कि उसकी लंबाई के अनुदिश होता है चालक के, और ये क्या होता है कि उसके पृष्ठ के, यानी कि क्षेत्रफल है। अगर हमने कोई एग्जाम्पल मान लिया कि एग्जाम्पल ये ले लिया, तो इस पर क्या है कि अगर हमने इसे चालक को आवेश दिया है, ये कोई चालक वस्तु मान ली, इसे अगर आवेश दोगे तो ये कहाँ फैल जाएगा, इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जबकि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तो अगर इसकी केवल और केवल क्या चीज हो, लंबाई हो, और लंबाई पे फैले हुए आवेश को क्या कहते हैं, उसका रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए जरा, यह है रेखीय पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, तो इसे लिख लोगे, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को
दिया गया चालक को दिया गया आवेश उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लिया कि आपने क्या दिया है, किसी भी चालक को आवेश दिया है। मान लिया कि ये जो बोर्ड है हमारा, इसे आपने क्या दे दिया? आवेश दे दिया। अब आवेश जो होगा तो इसके कहां पर फैल जाएगा? पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, अगर ये कैसा है? चालक है। तो इसे क्या कहते हैं? और एक समान रूप से फैलेगा। तो ये क्या होता है? यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के पृष्ठ पर, यहां पर लिख दोगे, उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो इस वितरण को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए जरा, जैसे उसमें लिखा था आपने रेखीय आवेश घनत्व, उसमें तो रेखीय आवेश घनत्व था, तो इसमें क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। आगे देखिए जरा, कैसे लिखोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व को? यहां पे हेडिंग डाल दोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में कह देते हैं इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे देखिए जरा, अब ये क्या होता है? तो उसमें लिखा हमने कि किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसे क्या कहोगे फिर? किसी भी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसे तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, लेकिन इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए जरा, कैसे लिखोगे इसे? तो इसे लिख दोगे, किसी चालक की प्रति एकांक किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए जरा, अब इसे किससे प्रदर्शित करा है? सिग्मा से। अब यहां पे क्या लिखोगे? माना कि किसी चालक के अल्पांश पृष्ठ, अल्पांश का मतलब होता है बहुत छोटा, अल्पांश पृष्ठ DA, अल्पांश पृष्ठ DA को दिया गया आवेश DQ हो, तब क्या चीज? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? तो ये हो जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करा आपने? सिग्मा से, और सिग्मा बराबर हो जाता है DQ/DA। ये होता है। इसका मात्रक लिख लो यहाँ पे। मात्रक क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख दोगे मात्रक बराबर हो जाता है, ऊपर क्या चीज है? आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति। नीचे क्या चीज है? क्षेत्रफल है, यानी कि पृष्ठ है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए जरा, ये हो गया आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी हो गया और पृष्ठीय आवेश वितरण भी हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि आवेश का जो वितरण होता है तो वो 3 प्रकार से होता है। 2 तो हमने प्रकार पढ़ लिए हैं, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। देखिए जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं तीसरे टॉपिक पर।
तीसरा टॉपिक होता है आयतन आवेश वितरण। यहाँ पर डाल दोगे तीसरा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण देखिए जरा, इसे इंग्लिश में कह देते हैं वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जरा ये क्या होता है, तो इसे कहते हैं कि अगर किसी भी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके एक समान रूप से आयतन पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मान लिया कि आपने क्या दिया है, इसे आपका चालक दिया है, यानी कि ये कोई चालक है और चालक है, इसकी लंबाई भी है, मोटाई भी है और चौड़ाई भी है। तो इसमें क्या दिया है आपने कि आवेश दोगे तो आवेश क्या होगा, इसके चारों तरफ यानी कि सभी जगह क्या हो जाएगा, एक समान रूप से अगर वितरित हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं आप, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए जरा, इसे लिखोगे कैसे, डेफिनेशन कैसे हो जाएगी इसकी, तो डेफिनेशन लिखोगे, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, तो वितरण की इस क्रिया को, ये इस प्रकार के वितरण को भी लिख सकते हो, तो वितरण की इस क्रिया को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। यह होता है आयतन आवेश वितरण यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो वितरण की इस क्रिया को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। या यहाँ पे लिख सकते हो, इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब इसका क्या लिखना है, हमें लिखना है फिर आयतन आवेश घनत्व क्या है। आयतन आवेश घनत्व क्या है, अब आयतन आवेश जो घनत्व होगा तो वो क्या है कि किसी भी चालक के प्रति एकांक आयतन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं हम, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए जरा लिखेंगे कैसे, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इंग्लिश में कह देते हैं इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए जरा इसे कैसे लिखोगे, किसी चालक के लिख दियो, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए जरा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पहले रेखीय आवेश घनत्व था, उसे प्रदर्शित करते हैं हम लैम्डा से। आगे था पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसे प्रदर्शित करते हैं हम सिग्मा से। और यह होता है आयतन आवेश घनत्व, तो इसे प्रदर्शित कर देते हैं रो से, तथा इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए जरा ये होता है, तथा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जरा अगर इसे लिखना चाहो तो इसे कैसे लिखोगे, कि माना
कि चालक के अल्पांश आयतन और अल्पांश आयतन को किससे प्रदर्शित करोगे? dB से। अल्पांश आयतन को दिया गया आवेश, अब आवेश भी कैसा होगा? कम ही होगा। दिया गया आवेश कितना हो? dq हो। तब क्या चीज लिखोगे? तब लिखोगे आयतन आवेश घनत्व। तब आयतन आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर हो जाएगा किसके? dq/dB के। ये हो जाएगा। अब इसका क्या लिखना है हमें? मात्रक लिखना है। तो मात्रक भी लिख लो जरा। मात्रक कितना हो जाएगा? मात्रक बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या चीज है? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम पर। और नीचे क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और आयतन का जो मात्रक होता है तो उसमें क्या होती है? आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां पे आ जाएगा मीटर क्यूब। ये होता है इसका मात्रक। देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, इतना अच्छा कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चलिए मिलते हैं कल तक के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।